नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल पे स्वागत कर रहे हैं और हमारा आप सभी को हार्दिक प्रणाम, आभार जो भी समझे है। आज हम राहु ग्रह के विषय में बहुत सी ऐसी बातों को आपके सामने रखेंगे जिनके जो जानने योग्य हैं। राहु ग्रह के लिए ये कहा जाता है कि अपने पौराणिक ज्योतिष में 7 ग्रहों की ही मान्यता प्रारंभ में रही है। राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें छाया ग्रह की स्थिति में इनकी गणना होती है, लेकिन आप कुंडली के अंदर देखेंगे और मानव जीवन के अंदर देखेंगे तो इन राहु ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको हमारी दिनचर्या से और प्रत्येक दिन से लेके कुंडली में और ग्रहों के प्रभाव के आधार पे बड़े लंबे समय तक इनका प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। एक तो राहु की महादशा ही 18 वर्ष की होती है और जीवन का 18 वर्ष कम नहीं होता है, और इसके अलावा जो ग्रहण इत्यादि का क्रम चलता है उसमें राहु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो सूर्य को ग्रसित करे या चंद्रमा को ग्रसित करे, उसका प्रभाव जब इन दोनों ग्रहों के ऊपर पड़ता है तभी ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। विशेष एक प्रचलित पक्ष है राहु काल का, जो प्रत्येक दिन अपने दिन के अनुसार वो लगभग 1.5 घंटे तक राहु काल प्रत्येक दिन रहता है, और वो राहु काल बहुत से शुभ कर्मों के करने के लिए निषेध है। राहु का अपना 12 राशियों में कोई राशियों पर अधिकार नहीं है। कहीं कहीं बताया गया है कि मिथुन, कन्या, इनमें राहु का प्रभाव या ये इनके अधिगृहित ग्रह या राशि होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी स्पष्टतया नहीं लिखा गया है कि राहु और केतु किसी भी भाव या राशि के स्वामी हैं। राहु असुर होते हुए भी ग्रहों में शामिल ब्रह्मा जी ने इनके प्रभाव को देखते हुए किया जो आज पूजे जाते हैं, और नवग्रहों के श्रेणी में इनको स्थापित किया, और बिना इनकी पूजा से किए बिना नवग्रह की पूजा पूरी संपन्न नहीं होती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ये पापक ग्रह होने से तृतीय, छठे, एकादश स्थान में इनका बहुत प्रभाव रहता है। और लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राहु का जो अपना विशेष गुण है उसके विषय में कहा गया है, यद्यद भाव गतो वापि तत्तद ग्रह संयुतः। राहु केतु जैसे जैसे भाव में रहें और उस भाव के जो स्वामी होते हैं उनके प्रभाव से वो अच्छे और बुरे फल को देते हैं, और तीव्रगामी, ये बहुत तेज़ी से इनका फल देखने को मिलता है। इनके कुछ अपने भी प्रभाव होते हैं। राहु की दशा काल में कई ऐसे चीज़ घटित होती है जो शुभ और अशुभ ग्रहों से परे है। एक तो मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, दूसरा डर की स्थिति उत्पन्न होना, और अपने से बड़े हैं जो अभिभावक पक्ष हैं उनके लिए ये राहु बहुत ही घातक होता है। अब हम अगर इस विषय में पूरे 12 भावों में कहाँ कहाँ राहु है, क्या क्या फल देता है, इस विषय की जानकारी आपको दे रहे हैं। राहु का एक पक्ष राजनीति में सफलता के लिए भी राहु का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो अपने 12 भावों में से लग्न, पंचम, नवम और दसम भाव के स्वामी के साथ अगर शुभ स्थान में बैठा हो तो वैसा व्यक्ति और जातक
एक अच्छे नेता की श्रेणी में आता है और अन्य ग्रहों से उसमें अन्य शुभ योग बनते हों तो वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री और उच्चस्थ पद पे वो जीवन व्यापन करता है। राहु का जब लग्न में स्थित हो राहु तो और लग्नेश से उसका कहीं से भी संबंध हो, मतलब पहले स्थान में कुंडली में राहु बैठा हो और जिस लग्न पति जो उस भाव का स्वामी है उससे वो देखा जाता हो या अन्य शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो आदमी बहुत ही उत्थान, उन्नति और जीवन में नाम, यश बहुत ज़्यादा कमाता है। मात्र थोड़ा सा आयु पक्ष के लिए और दुर्घटना इत्यादि का संयोग अगर कोई विपरीत ग्रहों की युति, दृष्टि, दशा, अंतर्दशा आती है तब उसका वो प्रभाव दिखलाता है। उसी तरह द्वितीय भाव में राहु के रहने से वो अपने कुटुंब और अपने परिवार में विशिष्ट व्यक्ति के रूप में जाना और पहचाना जाता है। हाँ, आर्थिक पक्षों में उसके बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना उसको पड़ता है और बहुत धन संपत्ति अर्जित करने के बाद भी वो बड़े से बड़े नुकसान का भी उसको सामना करना पड़ता है। और वैचारिक मतभेद उसके अपने परिवार में बीच बीच में ऐसे उत्पन्न होते हैं कि विग्रह, अलगाव, इन सब चीज़ों की स्थितियां आ जाती हैं। क्योंकि द्वितीय भाव धन के संग वाणी का भी स्थान है तो ऐसा जातक बहुत कठोर वाणी का उपयोग करता है जिससे उसके साथ के लोगों को उसके साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तीसरे भाव में बैठा राहु जातक को बहुत पराक्रमी और प्रतापी बनाता है, लेकिन अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों से और भाइयों से उसका संबंध बहुत अच्छा नहीं रह जाता है। इसलिए तृतीय भाव का राहु किसी पक्ष में बहुत अच्छा फल देता है और किसी पक्ष में बहुत ही खराब फल देने वाला होता है। चौथे भाव का राहु ये प्रबल मानते हैं इसको और इसमें आदमी को नेतृत्व करने की क्षमता बहुत होती है और उसके मित्रों की संख्या अधिक से अधिक उसके जीवन में रहती है। हाँ, बार बार उसके रहने के स्थान के परिवर्तन का प्रसंग इत्यादि सामने उपस्थित होता है। ये भी संभव है कि वो अपने जन्म स्थान से दूर उसका कार्यक्षेत्र हो और उसी में उसका विकास और उन्नति निर्धारित हो। और नेतृत्व की क्षमता होने के कारण से चौथा राहु राजनीति से भी पूरा लगाव देता है और आदमी व्यवसाय के पक्ष में जाए या इंडस्ट्री के पक्ष में जाए तो उसमें भी उसको अपने प्रयास से अच्छी सफलता, अच्छी उन्नति प्राप्त होती है। हाँ, यहाँ पे यही विचार करना होगा कि क्या राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या जिस चौथे स्थान के स्वामी से उसका संबंध कैसा है। अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से यही सब फल उसके जीवन में घटित होंगे, अन्यथा उनके विपरीत फलों का भी उसको सामना करना पड़ेगा। विपरीत फलों में उसके अपने परिश्रम के अनुसार उसको सफलता न मिलना, अपने सहयोगियों से अधिक विरोधियों का उसको सामना करना पड़ता है और गृह सुख में ये बाधक होता है। साथ ही साथ विपरीत स्थिति में माता के लिए भी ये बहुत ही कष्टप्रद होता है। पांचवें भाव में स्थित राहु जो एक लग्न से पंचम भाव विद्या स्थान, तरक्की, पद स्थान की उन्नति, ये इन सब के का कारक होता है। तो अगर राहु की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा में ये बाधक होता है और स्वास्थ्य संबंधित, विशेषकर उदर से संबंधित विकार इसको जीवन पर्यंत रहता है। और
ये अपने कार्य क्षेत्र में सफल जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ही परिश्रम करने की स्थिति इनके जीवन में रहती है, क्योंकि इनके सहायक पक्ष की स्थिति इनके अनुकूल नहीं मिल पाती है। और यही कारण ये रहता है कि अपनी योग्यता और क्षमता के अनुकूल इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। छठे भाव का राहु बहुत ही शुभ फलदायक होता है। ये जमीन से आदमी उठ के आसमान तक जाने की स्थिति इसकी रहती है, और अपने जीवन में ये इतना लगन से परिश्रम और मेहनत करते हैं कि सभी शत्रुओं को पराजित करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति ये अवश्य कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में इनका साम्राज्य अपने क्षेत्र से भी अधिक, अपने प्रदेश से भी अधिक इनके साम्राज्य की स्थिति बनती है, और ये ननिहाल पक्ष से बहुत जुड़े रहते हैं, और धन संपत्ति का भी इनको लाभ ननिहाल पक्ष से मिलता है। हाँ, छठे भाव का राहु अगर अच्छी स्थिति में नहीं है और अन्य बुरे ग्रहों के प्रभाव और दृष्टि से पीड़ित है, तो ये शत्रु के पीड़ा से ग्रसित रहते हैं, और जीवन में कई बार इनको कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कारागार या शहर से निकाला, देश से निकाला, इन सब परिस्थितियों का भी इनको सामना करना पड़ता है। और छठे भाव का राहु अगर विपरीत स्थिति में है तो निश्चित रूप से शारीरिक पक्षों में बहुत कठिनाई देता है। बड़े बड़े ऑपरेशन की संभावना एवं घटना दुर्घटना इनके जीवन में निश्चित रूप से घटती रहती है। इसी क्रम में जब हम 8वें स्थान में राहु के स्थित होने की बात कहते हैं, तो 8वां स्थान थोड़ा राहु के लिए उचित नहीं होता है, और उसमें प्रायः उसके जीवन में लांछन, आरोप और राजदंड भय की संभावनाएं निश्चित रूप से बनी रहती हैं, और कभी कभी जीवन का पूरा क्रम इससे डिस्टर्ब हो जाता है, और आदमी न चाहते हुए भी गलत रास्ते, गलत मार्ग पे जाने को विवश हो जाता है। हाँ, इसमें अगर कर्क राशि में यहाँ पे राहु स्थित हो तो बड़े से बड़े झंझट विवाद से भी आदमी उबर के बाहर आ जाता है, अन्यथा उसको जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पैतृक पक्षों से, संपत्ति के पक्षों से, मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी इसकी बाधित होती है। अच्छे ग्रहों की युति होने से ये समस्याएं जरूर कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी 8वें भाव का राहु किसी भी पक्ष से बहुत उत्तम नहीं कहा जाता है। 9वें भाव में जब हम राहु की स्थिति की बात करते हैं तो आदमी जन्मजात या स्वभावतः राजनीति से उसका बहुत ही लगाव रहता है, और वो अपने जीवन में एक समुदाय, एक संस्थान या कहीं भी सब ऐसी स्थिति हो वहाँ के नेतृत्व का निर्वहन करता है। और हाँ, इनकी कार्यशैली कुछ ऐसी होती है कि समय समय पे उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगते रहते हैं, लेकिन ये अपने जीवन में काफ़ी सफल व्यक्ति रहते हैं, और धन धान्य ऐश्वर्य और राज सुख का पूरा पूरा लाभ इनको प्राप्त होता है। 10वें भाव का भी राहु बहुत चमत्कारिक प्रभाव अपना जातक के जीवन में दिखाता है। ये बहुत ही अति प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिने जाते हैं, विशिष्ट व्यक्तियों में गिने जाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन इनका बहुत ही प्रबल और योग्य व्यक्तियों में गिना जाता है। लेकिन इसके संग एक चीज़ इनके जीवन का दूसरा पक्ष या दूसरा पहलू बहुत अच्छा नहीं होता है। उस जीवन में इनके संग तमाम तरह के उतार चढ़ाव
और प्रतिष्ठा पे भी आंच आने का प्रश्न प्रसंग रहता है। ये प्रायः जीवन के प्रारंभिक काल में हो या करीब करीब 50 वर्ष की आयु के बाद भी ये घटनाक्रम देखने को मिलता है। लेकिन दशम का राहु आदमी को मान यश प्रतिष्ठा अंततः प्राप्त कराता ही कराता है और जीवन में संपत्ति के भी विस्तार में ये बहुत सहायक और सिद्ध रहता है। एकादश भाव का राहु सबसे अच्छा माना जाता है। ये व्यक्ति जीवन में अत्यधिक धन अर्जन करते हैं या आप ये कह सकते हैं कि ये लक्ष्मी पुत्र होते हैं। इनका संपर्क सूत्र जो है बहुत दूर दूर और बड़े ही विशिष्ट लोगों से होता है, राजनीतिक पक्ष में, सामाजिक पक्ष में एवं अपने कार्यक्षेत्र में इनकी पकड़ बहुत अच्छी रहती है और ये इतने सबल होते हैं कि इनके पीछे सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या इनके कार्य से जुड़े रहते हैं या इनके अनुयायी होते हैं या इनके द्वारा कोई इस तरह का बड़ा व्यवसाय कार्य किया जाता है जिसमें बहुत लोगों को आजीविका प्राप्त होती है। और राहु एकादश भाव में अगर क्रूर ग्रहों से भी देखा जाए तो इनको झगड़े झंझट का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन इन भी पक्ष में ये पूर्ण रूप से विजयी होते हैं और अपने जीवन को बड़े निश्चिंत तरीके से जीने में विश्वास रखते हैं। 12वें भाव का राहु कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें आर्थिक पक्ष उसका, उस जातक का, उस व्यक्ति का बहुत ही असहनीय होता है। जीवन में धन के पक्ष से उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है और कारण अकारण उसके ऊपर ऋण बाधा रहती है और अनावश्यक की यात्रा, अनावश्यक क्या व्यय और बड़े से बड़े काम को भी करने जाता है तो उसमें आधे अधूरे में वो काम रुक जाता है और आर्थिक क्षति का उसको जीवन में कई बार सामना करना पड़ता है। तो ये तो राहु के विषय की चर्चा रही और इसके बाद राहु से जुड़ा एक पक्ष केतु का है, उसके विषय में भी हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताने का प्रयास करेंगे। इसी के संग जय विश्वनाथ।